The next topic from the nephrology, urology surgery is renal tumors. सो इसका सबसे पहले सिनेरियो देखें जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाकई में ट्यूमर जो है वो है क्लिनिकल फीचर्स से कि आपके पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले आपने देखनी है उसकी एज। ठीक है, सो दिस इज़ 60 years old man presents to the OPD with a history of weight loss। वैसे भी आपको पता है ट्यूमर्स में वेट लॉस होता है। हेमेचूरिया है और डल पेन इन द राइट लंबर एरिया। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिला, मास भी मिला और पेशेंट एनीमिक भी है, मींस कि वो वहाँ पे ब्लड लॉस भी हो रहा होगा। फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ रीनल कार्सिनोमा इज़ मेड, उन्होंने खुद ही बोल दिया लेकिन आपको वैसे भी पता चल गया था कि दिस वाज ट्यूमर। इसी तरह देखें 45 years old female presents the history of painless hematuria। So there was no pain but there was blood, means के there is no any kind of inflammation there और 1 साल से है, chronic history है। Now she complains of a lump in her left loin which is painless, again a tumor mass। सो ये हमारा जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, नीचे भी हैं। 70 years old man complains of pain in the right lumbar region for the 3 months and frequent hematuria। एग्जामिनेशन पे राइट किडनी इनलार्ज है और palpable है। तो एक साइड से जो है ना, अगर एक किडनी इनलार्ज है और हमें ऐसे palpable फील हो रही है, सो वी विल सस्पेक्ट अ ट्यूमर। और अगर दोनों साइड्स की किडनी हमें हमें जो सस्पेक्ट हो रही हैं तो वी विल कंसिडर द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, देन इज़ 1 year old बॉय। अब ये थोड़ा सा, ये भी कैंसर होगा, ये भी ट्यूमर होगा लेकिन बच्चों का होगा। और बच्चों का जो ट्यूमर होता है किडनी का, वो कौन सा होता है आपको पता होगा, दैट इज़ वेल्म्स ट्यूमर। तो ये वो वाली उसकी बात की जाएगी। हॉस्पिटल में आया है फॉर रैपिडली ग्रोइंग एब्डोमिनल मास, हेमेचूरिया एंड जनरल इल हेल्थ। तो एग्जामिनेशन रिवील्ड ह्यूजली इन लार्ज लेफ्ट किडनी, तो एक साइड की किडनी इन लार्ज है एंड वी विल सस्पेक्ट ट्यूमर हेयर। 60 years old male complains of hematuria and dragging discomfort in his left loin। Again, a dragging sensation means there is some mass there। Examination shows a palpable mass in the left lumbar region। तो आपको पता चल गया कि आपके पास पेशेंट्स जो है वो रीनल ट्यूमर के किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अब हम इसके जो है वो पढ़ते हैं इसको टॉपिक को। अच्छा, अब इसका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो लास्ट में पढ़ाया था रीनल स्टोन्स और यूरेटारिक स्टोन्स, उसका ये था कि उसकी वीडियोस में ऐड करना भूल गई थी, जो कि मैंने करनी थी, अब मैं ऐड कर देती हूँ इसके बाद। तो आप जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें, प्रोसीजर्स को, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे याद करने में और इमेजिनेशन क्रिएट करने में। ठीक है, हाउ वी परफॉर्म द जो हमारे होते हैं प्रोसीजर्स लाइक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और इसके अलावा जो है जो है क्यूटेनियसली जो हम करते हैं सब क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। ठीक है, और इसके अलावा हमारी ये भी प्रोसीजर्स मेन थे, वो मैंने उसकी वीडियोस ऐड कर दी हैं अब, तो आप देख लें डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, अब रीनल ट्यूमर्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आती है इनकी कि ये बिनाइन हो सकते हैं, मेलिग्नेंट हो सकते हैं। बिनाइन में यू नो दैट के बिनाइन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ ओमा। तो ये एडिनोमा हो सकता है, एंजियोमा मतलब ब्लड वेसल्स का हो सकता है, या लिपिड्स का और ब्लड वेसल्स का हो सकता है, तो उसको एंजियोलाइपोमा, एंजियोमायोलाइपोमा कहेंगे। इसी तरह मेलिग्नेंट होते हैं जिसमें बच्चों के अंदर जो है मोस्ट कॉमन दैट इज़ वर्म्स ट्यूमर, तो नेफ्रोब्लास्टोमा इन चिल्ड्रन। इसी तरह वी हैव द एडिनोकार्सिनोमा या हाइपरनेफ्रोमा, जिसमें वी हैव द ट्यूमर नाउन एज ग्राविट्स ट्यूमर। इसके अलावा आपको पता है अगर वहाँ पे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, और इसके अलावा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। एपिथेलियम के ट्यूमर्स हैं ये। सबसे पहले आ जाता है वर्म्स ट्यूमर, जिसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। अब जैसे आपने अभी स्नैरियो देखा था, तो 1 साल के बच्चे को कैंसर था, तो दैट वॉज बिफोर एज ऑफ 5 years। तो बच्चे अगर 5 साल से पहले आएंगे तो फॉलोइंग फीचर्स के साथ, तो वी विल सस्पेक्ट कैंसर। ठीक है, तो मोस्टली आपको यूनिलेटरल ही मिलता है, और इसमें जो है ऑब्वियसली जो भी बच्चे होंगे अगर उनको कोई कैंसर है तो वी विल सस्पेक्ट कि ये जीन्स में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो जीन होगी दैट इज़ डिलीशन ऑफ WT1। उसकी वजह से, डिलीशन की वजह से क्या होगा, सेल्स जो हैं वो
proliferate करते जाएंगे एंड दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ठीक है, उसके बाद आपने ये पैथोलॉजी में अगर आपको याद हो, पैथोलॉजी जब हमने पढ़ी थी स्पेशल पैथोलॉजी, तो उसमें हमने विल्म्स ट्यूमर के 3 कंपोनेंट्स देखे थे माइक्रोस्कोपिकली जो हमें देखने को मिलते हैं। वो हो सकते हैं एपिथेलियल एलिमेंट्स, स्ट्रोमल एलिमेंट्स और ब्लास्टिमल एलिमेंट्स। तो ये मिक्स्ड ट्यूमर होता है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स आपने सिनेरियो में देखा, एब्डोमिनल मैस होता है जो हम एग्जामिनेशन से जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री ली, ठीक है, तो वो हमने सारी ले ली, हमने देखी एज बच्चे की छोटी थी और हमने एब्डोमिनली जो बच्चा आया था जो क्लिनिकल फीचर्स के साथ, तो वो क्या था, हेमाचूरिया के साथ। उसकी मदर बता रही होगी कि हेमाचूरिया है, यूरिन में ब्लड आ रहा होता है बच्चे के, और हाइपरटेंशन बी है, मतलब उसका बीपी हाई हो रहा है। तो बच्चे के अंदर बीपी हाई होना इज़ नॉट नॉर्मल केस, ठीक है। फिर जो है फ्लैंक पेन, इसी तरह एब्डोमिनल मास हमने पैल्पेट किया तो हमें वहाँ पे एब्डोमिनल मास मिला। तो ये हमारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये लंग्स और लिवर में मेटास्टेसिस इसकी होती है, और मोस्टली ये ट्यूमर्स की ये होती है LLB, लंग्स लिवर बोन। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो लंग्स के सिम्टम्स भी होते हैं। अब ये MCQ आता है कि मेटास्टेसिस इसकी सबसे ज़्यादा लंग्स में होती है, तो बच्चे लंग्स के सिम्टम्स के साथ भी आ सकते हैं। सो वी विल परफॉर्म द चेस्ट एक्सरे टू चेक द मेटास्टेसिस, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस में क्या होगा, अभी MCQ आता है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर दिस इज़ अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी, एंड मोस्ट accurate test, most gold standard test is CT scan of abdomen and chest. Obviously CT scan will show the staging of the tumor. तो ट्यूमर की स्टेजिंग कर लेते हैं। अगर हमारा ट्यूमर जो है वो बच्चे के अंदर किडनी में है, ठीक है, और उसने किसी चीज़ को अभी एक्साइज नहीं किया, मतलब वहाँ से वो भी कहीं स्प्रेड नहीं किया, तो वो हमारी स्टेज 1 होगी, ठीक है। इसी तरह एंड कम्प्लीटली एक्साइज्ड, मतलब उसको हम कम्प्लीटली एक्साइज कर सकते हैं ना, तो दैट इज़ स्टेज 1। अगर नहीं कर सकते तो स्टेज 2। अगर वो मिड लाइन को क्रॉस कर लेता है तो दैट इज़ स्टेज 3। और अगर उसकी मेटास्टेसिस हो जाती है पूरी बॉडी में तो दैट इज़ स्टेज 4। स्टेजिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टेजिंग हम आगे वाली पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ी। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ऑब्वियसली किसी भी ट्यूमर के लिए हम क्या करते हैं, 3 चीज़ें करते हैं। या तो हम सर्जिकली उसको रिमूव कर देते हैं, या हम वहाँ पे रेडिएशंस फेंकते हैं, या हम उसकी कीमोथेरेपी करते हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिकल नेफ्रेक्टमी करेंगे, मतलब जो ट्यूमर का मैस होगा उसको हम रिमूव करेंगे सराउंडिंग टिश्यू के साथ। दूसरा हमारा हो सकता है कीमोथेरेपी, उसमें हम यूज़ करते हैं डॉक्सोरूबिसिन, एक्टिनोमाइसिन डी। और इसके अलावा जो है बायोलेटरल डिजीज़ में कभी कभार हम, अच्छा, रेडिकल नेफ्रेक्टमी होती है सारी की सारी किडनी को रिमूव करना, और पार्शियल नेफ्रेक्टमी होती है हाफ जो हिस्सा होता है उसको लॉन्ग द ट्यूमर। तो ये हम बायोलेटरल डिजीज़ में पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं क्योंकि वी हैव टू प्रिजर्व सम किडनी। ऑब्वियसली अगर एक ट्यूमर है, एक किडनी का ट्यूमर है, तो एक किडनी निकाल दो, दूसरा किडनी काम करती रहेगी। लेकिन अगर दोनों किडनीज़ में कैंसर है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों किडनीज़ को नहीं रिमूव करेंगे तो बॉडी मर जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वी विल डू द पार्शियल नेफ्रेक्टमी टू प्रिजर्व द किडनी फंक्शंस, क्योंकि दोनों साइड की किडनी हम नहीं निकालना चाहते। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, बच्चे बच जाते हैं। तो ये आपका वैसे भी पीडियाट्रिक्स पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सर्जिकल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम रीनल सेल कार्सिनोमा की बात करते हैं जिसको हम ग्रेविस ट्यूमर कहते हैं। तो ये हमने विल्म्स ट्यूमर देख लिया क्योंकि इसका एक UQ आया हुआ था, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ग्रेविस ट्यूमर जो है, इसको रीनल सेल कार्सिनोमा इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविस ट्यूमर और हाइपरनेफ्रोमा। मोस्ट कॉमन जो किडनी का ट्यूमर होता है 85% केसेस में, दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से अराइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है, किडनी को तंग करना, किसी भी फॉर्म में इरिटेट करना, दैट विल रिजल्ट इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स एंड द ट्यूमर फॉर्मेशन। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर कैंसर होने का चांस है। इसी तरह रीनल फेलियर हुआ है जिनका, हीमोडायलिसिस जिनकी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। फिर एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर, जो एस्बेस्टॉस की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, क्रॉनिक एक्सपोजर होता है। इसी तरह एक होता है वॉन हिपल लडॉ सिंड्रोम, अगर आपको पता हो, इसमें क्या होता है, बायलेटरल रीनल सेल कार्सिनोमा होता है
और क्या होता है, दोनों किडनीज का कैंसर होता है, और इसके अलावा जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ऊपर किडनी के पड़ा हुआ, उसका कैंसर होता है जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। और इसके अलावा पैंक्रियाटिक सिस्ट्स मिलती हैं, तो दैट इज़ नाउन एज वॉन हिप्पल-लडाउ सिंड्रोम, VHL सिंड्रोम, जो कि इन लोगों में होता है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस। अब हम इसका स्प्रेड देख लेते हैं कि ये जो ट्यूमर है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड करता है। तो ये हो सकता है ना, किडनी में कैंसर पड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक्सटेंड कर जाए, या ये है कि वहाँ पे एक रीनल वेन है, जो हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन टॉपिक में रीनल वेन देखी थी, तो वहाँ पे वो रीनल वेन में जाएगा और वहाँ से वो इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा और वहाँ से हार्ट में जाएगा और वहाँ से पूरी बॉडी में चला जाएगा कैंसर। इसी तरह जो है, अगर ये लंग्स में चला जाता है तो लंग्स के अंदर जो एक्सरे पे हमें कैनन बॉल अपीयरेंस मिलती है। इसी तरह ये बोन्स में जा सकता है, और मैंने आपको लंग्स में इसकी बहुत ज़्यादा होता है एक्सटेंशन। इसी तरह ये लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड कर सकता है। तो किसी भी ट्यूमर की यही होती है स्प्रेड, या तो वो डायरेक्टली इर्द गिर्द के हिस्सों में चला जाएगा, या वो वेन के थ्रू चला जाएगा, या वो किसी आर्टरी के थ्रू ब्लड में फैल जाएगा, या वो लिम्फ नोड्स के थ्रू फैल जाएगा। ठीक है, और फिर लंग्स में जाएगा, बोन्स में जाएगा। लंग्स में हमें एक्सरे पे कैनन बॉल अपीयरेंस मिलेगी चेस्ट एक्सरे जब हम करवाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। हेमाचूरिया है, फ्लैंक पेन है, पैल्पेबल किडनी मैस है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पता है, जो हमारी एक होती है ना राइट किडनी और एक लेफ़्ट किडनी। अब जो लेफ़्ट हमारी होती है ना राइट किडनी, उसमें से जो रीनल वेन में निकलती है ना, और लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है, वो अलग अलग होती हैं। मतलब रीनल वेन अलग होती है और लेफ़्ट वेन जो है टेस्टिकुलर वेन वो अलग होती है। मतलब कि इंफीरियर वेना कैवा के साथ अलग अलग निकलती हैं। लेकिन जो लेफ़्ट साइड की किडनी होती है ना, उसमें ये होता है कि जो इंफीरियर वेना कैवा के साथ लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन नहीं ओपन होती। लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो लेफ़्ट साइड की किडनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान से सुनना है कि लेफ़्ट साइड की जो किडनी है, उसकी जो लेफ़्ट रीनल वेन है ना, उसके अंदर लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन ओपन होती है, जबकि राइट साइड की जो राइट साइड की टेस्टिकुलर वेन है वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ओपन होती है। ठीक है, तो लेफ़्ट की हमेशा याद रखनी है, जो लेफ़्ट रीनल वेन है उसके अंदर लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर होती है। तो ऑब्वियसली जब लेफ़्ट हमारी जो रीनल वेन है उसके अंदर ट्यूमर जाएगा, उसको ब्लॉक करेगा, तो ऑब्वियसली जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन होगी उसके जो वेनस ड्रेनेज होगी वो ओक्लूड हो जाएगी। तो सारा जो ब्लड होगा वो आगे ट्यूमर की वजह से नहीं जा पाएगा, वो पीछे की तरफ आएगा। और पीछे क्या है लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन के? टेस्टीज़ हैं, टेस्टीज़ की ब्लड सप्लाई है। तो ऑब्वियसली जब आगे से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो सारा वीनस फ्लो जो है वो पीछे जाना शुरू हो जाएगा, जो हमारी टेस्टिस की है ब्लड वेसल्स, और वहाँ पर बड़ी बड़ी वेन्स जो है वो हमें टेस्टिस के ऊपर नज़र आएंगी। ठीक है, तो वो जो हमें नज़र आ रही होती हैं वेन्स टेस्टिस के ऊपर, उनको हम वेरिकोसील कहते हैं। इस वजह से पेशेंट्स आपके पास जो मेल्स होंगे, अगर वो वेरिकोसील के साथ प्रेजेंट करते हैं और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द किडनी ट्यूमर के होते हैं या नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, सो यू विल कंसिडर कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ ट्यूमर और नॉट। You will do the kidney ultrasound to diagnose if there is any tumor there which has actually obstructed the left testicular vein or not. तो ये ज़रूर आपने देखना है, एग्जामिन ज़रूर करना है। If you are examining the kidney, you will examine the varicocele. If you are examining the testes and you find the varicocele, you will examine the kidney and vice versa. ठीक हो गया? सो ये हमारे टिपिकल फीचर्स थे। लेकिन एटिपिकल क्या है जो आपको मेटास्टेसिस की वजह से मिलते हैं, कि अगर उसने बोन में मेटास्टेसिस कर लिया तो बोनी पेन के साथ पेशेंट आ सकता है। अगर लंग्स में चला गया तो पेशेंट हेमोप्टिसिस कफ के साथ आ सकता है। और ये एक इसका इम्पॉर्टेंट है, जो हमने मेडिसिन में जब रीनल ट्यूमर देखा था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, उन्होंने एक यूक्यू डिस्कस किया था कि उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फीवर इन द रीनल ट्यूमर पेशेंट। तो वी विल से इट इज़ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन, के जी ये ट्यूमर है, इसमें तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं है लेकिन फिर भी पेशेंट को फीवर हो रहा है, सो वी विल कंसिडर
we will say this kind of fever that it is persistent pyrexia without any kind of infection. हम कह सकते हैं pyrexia of unknown origin, कि नहीं पता नहीं क्यों फीवर हो रहा है, हालांकि कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट आ सकता है ऑब्वियसली, जब रीनल वेन में मेटास्टेसिस होगी या वहाँ पे आर्टरीज़ में, तो वो आर्टरीज जो बंद होंगी तो दैट विल कॉज हाइपरटेंशन। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और वो सोडियम वाटर की रिटेंशन करवा के हाइपरटेंशन कर दे, तो दैट इज़ पॉसिबल। पोलीसाइथेमिया, ये भी हमने यूक्यू डिस्कस किया था मेडिसिन में, रीनल नेफ्रोलॉजी मेडिसिन करते हुए। उन्होंने पूछा था कि HP इतनी ज़्यादा क्यों हुई है, तकरीबन उस पेशेंट की 18 HP हुई थी, जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ भी ये वाला ट्यूमर होता है, और वो रेनिन बहुत ज़्यादा बना रहा होता है, एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा बना रहा होता है, और उस एरिथ्रोपोइटिन की वजह से पेशेंट के अंदर पोलीसाइथीमिया होता है और उसकी HP हाई हुई होती है। एनीमिया के साथ भी पेशेंट आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ब्लड लॉस की वजह से और क्योंकि हमें चूरिया हो रहा है, लेकिन पोलीसाइथीमिया के साथ भी पेशेंट आ सकता है। CBC में हमें पोलीसाइथीमिया मिल सकती है, HP ज़्यादा मिल सकती है। सो वी विल कंसिडर दिस बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। इन्वेस्टिगेशंस आपको पता है, हमने जनरल डिस्कस कर ली हुई है। नेफ्रोलॉजी मेडिसिन की भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जी आपको खुद पता है, अगर आपने देखना है यूरिन की एग्जामिनेशन करें, अच्छा सा उस वहाँ पे ब्लड देख लें, फिर माइक्रोस्कोपिकली भी नज़र आ सकता है, माइक्रोस्कोपिकली भी ब्लड नज़र आ सकता है। इसी तरह जी आपने ट्यूमर को देखना है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, अल्ट्रासाउंड कर लें उसकी, डॉपलर कर लें, फिर वेना कैवा की। तो इनिशियल टेस्ट है ये आपका, पहले भी हमने बात की है। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ ऑलवेज CT स्कैन विच एक्चुअली टेल्स यू द स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। ये आपको बताएगा कि जीनियल वेन में तो नहीं चला गया ट्यूमर, इंफीरियर वेना कावा में तो नहीं चला गया, लिम्फ नोड्स में तो नहीं चला गया, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में तो नहीं चला गया, तो ये पता चल जाएगा। फिर MRI आ जाता है जी, इसके अंदर आप जो है वो एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट देखते हैं ट्यूमर की इनटू द रीनल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा। ऑब्वियसली MRI CT स्कैन बोथ आर फॉर द स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर। आपने देखना है लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस को, तो चेस्ट एक्सरे करवा लें। आपने बोनी मेटास्टेसिस देखनी है तो बोनी स्कैन करवा लें। फिर आ जाता है TNM क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये है कि TNM क्लासिफिकेशन जो है, वैसे तो हम उसकी अगर कर लेना उसकी बेले एंड डफ की, वो मैं आपको करवा देती हूँ। ये आगे वाली जो है ना, एक साइड पे भी ये वाली क्लासिफिकेशन लिखी हुई है एक, तो वो हम कर लें, लेकिन यहाँ पे आसान ही है, वैसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। सबसे पहले TX है, उसमें क्या होगा कि आपको ट्यूमर नज़र ही नहीं आता। T0 में आपको कोई एविडेंस ही नहीं मिलता, और T1 में जो है वो ट्यूमर जो है वो 7 सेंटीमीटर से छोटा होता है और किडनी के अंदर रहता है। फिर जो हमारी T1A होती है और T1B होती है, जैसे हमने कहा कि T1 में 7 सेंटीमीटर से छोटा होगा, ठीक है, तो T1A और T1B में कर देते हैं। T1A में 4 सेंटीमीटर से छोटा होगा, T1B में 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का होगा। फिर हमारी आ जाती है T2 जो है उसमें क्या होगा कि वो 7 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। अगर तो वो 10 सेंटीमीटर तक बढ़ता है तो उसको कहेंगे T2A, अगर वो 10 सेंटीमीटर से भी बढ़ जाता है तो उसको T2B कह देंगे। अगर वो वेन्स में चला जाता है तो उसको T3 कह देंगे। इसी तरह T3A है और T3B है। अगर तो वो जिरोटा जो फेशिया होता है हमारी किडनी का, अगर उसके अंदर अंदर रहता है तो T3A है। अगर वो वहाँ से एक्सटेंड कर जाता है, मतलब जिरोटा फेशिया के अंदर ही होता है और रीनल वेन्स के अंदर ही रहता है, वहाँ रीनल वेन्स में चला जाता है, तो वो T3A है। अगर वो वहाँ से रीनल वेन से इंफीरियर वेना कैवा में और डायफ्राम के नीचे नीचे रहता है तो T3B है। अगर वो डायफ्राम से ऊपर चला जाता है तो T3C है, ठीक है। तो A क्या है जिसमें वो रीनल वेन तक गया है, B क्या है कि वो इंफीरियर वेना कैवा में चला गया है, और अगर वो डायफ्राम से नीचे है तो दैट इज़ T3B, अगर डायफ्राम से ऊपर है तो T3C, और T4 लास्ट स्टेज है जिसमें वो जिरोटा फेशिया से बियॉन्ड चला जाता है, ठीक है। फिर इसके रीजनल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं कि अगर कोई भी हमें असेस नहीं हो रहा तो NX है, अगर मेटास्टेसिस नहीं हुई तो N0 है, अगर एक को इन्वॉल्व कर लिया लिम्फ नोड को तो दैट इज़ N1, अगर एक से ज़्यादा कर लिया तो N2। अगर कोई डिस्टल मेटास्टेसिस नहीं हुई तो M0, अगर हो गई है तो M1, ठीक हो गया।
तो ये हमारी थी इसकी स्टेजिंग वगैरह। अब इसका है एक ये बेली एंड लव की स्टेजिंग है, ये भी देख लें। देखिए स्टेज 1 में आपको क्या नज़र आ रहा है, 7 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है, ठीक है। तो दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या है कि 7 सेंटीमीटर से बढ़ गया ट्यूमर। और स्टेज 3 में क्या है कि वो ये देखिए इतना बड़ा हो गया है और वो मेजर वेन्स में चला जाएगा। और अगर ये जिरोटा फेशिया को देखें क्रॉस कर रहा है तो दिस इज स्टेज 4। सो दीज आर द स्टेजिंग ऑफ रीनल ट्यूमर अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसका यूक्यूज़ देख लेते हैं, उनके आंसर्स।